आज हम बात करेंगे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की। पूरे देश में चारों तरफ इनोवेशन की बात हो रही है। जब इनोवेशन की बात आती है तो इनोवेशन के महाकुंभ यानी कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन उसका पर्याय बन चुका है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा इवेंट है और आज हम इस महाकुंभ के नोडल सेंटर, पूरे देश के 48 नोडल सेंटर्स में से एक है स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और ग्राम उत्थान, जयपुर। वहाँ मौजूद है। देश के चुनिंदा कोनों से टीम्स आई हुई हैं, उनसे हमने इंटरेक्शन किया है, उनके बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। और फिलहाल प्रोग्राम में स्वागत करते हैं SKIT पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। SKIT पॉडकास्ट में आज के खास मेहमान हैं प्रोफेसर राजीव कुमार, मेंबर सेक्रेटरी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे SIH की यात्रा क्या रही है, कैसे शुरुआत हुई, किस तरह से कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया? देखिए, इसकी यात्रा 2017 में स्टार्ट हुई और ये यात्रा एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल के तरीके से हमने 2017 में स्टार्ट की थी। और ये जो मॉडल था, ये उसमें अपार सफलता हमें 2017 में मिली। इसको फिर हमने मॉडल को आगे बढ़ाया और इस मॉडल को आगे बढ़ाते हुए इसको हमने एक वार्षिक प्रोग्राम के रूप में देश के सामने प्रेषित किया। इस प्रोग्राम का प्रधानमंत्री ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट दिखाया और उन्होंने इसमें हमें बहुत सलाह दी, इसको किस तरीके से करें, किस तरीके से इसको स्केल करें, आगे तक ले जाएं, जन जन तक पहुंचाएं, हर कॉलेज तक पहुंचाएं, स्कूल तक पहुंचाएं। ये प्रधानमंत्री का स्पष्ट निर्देश हमें मिला। हमने इस प्रोग्राम को हर साल, पहले साल हमारे पास कुल 7,000 आइडिया स्टेटमेंट हमारे पास आए। हम लोग इसमें आइडिया मंगाते थे, मिनिस्ट्रीज से मंगाए और इंडस्ट्रीज से मंगाए। उन आइडियाज़ को फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया, तो पहली बार हमको कुल 7,000 आइडियाज़ इसमें मिले। ये जर्नी चलती रही, लोग बाग इसमें जुड़ते रहे, लोगों का इंटरेस्ट इसमें जुड़ता रहा। देश का नहीं बल्कि विदेशों का भी इंटरेस्ट इसमें हुआ। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारे पास 51,000 से भी ज़्यादा आइडिया 2023 की हैकाथॉन के लिए हमें मिले। तो आप इसका वॉल्यूम समझ सकते हैं कि कितना बड़ा हुआ। और करीबन 2.25 लाख लोगों ने इसमें शिरकत की, इसमें पार्टिसिपेट किया, आइडिया भेजे और ये एक बहुत बड़ा काम अपने आप में देश के लिए हुआ। और इसके बाद आइडिया हमारे पास आए, आइडियाज़ को उसमें से सेलेक्ट करना, आइडियाज़ को मीनिंगफुल आइडियाज़, जो आइडियाज़ को हम आगे ले जा सकते हैं, उनको बनाने के लिए AICT ने और मिनिस्ट्रीज इनोवेशन सेल ने मिलकर एक बहुत बड़े जो लोगों के साथ मिलकर, जो एक्सपर्ट्स हैं एरिया के, इनको स्क्रीनिंग की और उसके बाद 1200 आइडियाज़ को टीम्स को चुना गया। जो 51,000 आइडियाज़ थे उसमें से 231 आइडियाज़ को हमने फाइनल किया और उसके में पार्टिसिपेट करने के लिए 1280 टीम्स जो है सेलेक्ट किए। तो आप समझ सकते हैं, पहले तो आइडियाज़ कलेक्ट करना, फिर उसमें लोगों के आइडिया आने के बाद उनको सबको एनालाइज करना, उन टीम्स को सिलेक्ट करना, ये अपने आप में कितना बड़ा काम था। और ये मैं तो समझता हूँ कि ये केस स्टडी भी हो सकती है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, कि इस केस स्टडीज़ को और देश में, पूरे देश में इसका एक साथ 36 घंटे आयोजन करना और इतने लोगों का इसमें जुड़ना, ये अपने आप में एक केस स्टडी है और ये एक बहुत बड़ा भारत सरकार का किया हुआ एक कार्यक्रम है। किस्से और कहानियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। बचपन में
हमारी दादी और नानी जब हमें कहानी सुनाती है, और निश्चित तौर पर हमने कोई ना कोई बात छुपी होती है, जीवन का सार छुपा होता है, कोई प्रेरणा छुपी होती है। उस वक़्त निश्चित तौर पर हम उसका मायने नहीं समझ पाते, उसे सिर्फ़ कहानी के बतौर सुनते। लेकिन जैसे-जैसे जीवन में आगे की तरफ बढ़ते, तो उस कहानी से या उस स्टोरी से या उस पोएम से हम कोरिलेट कर पाते हैं। आपका जो अनुभव रहा है, आप देश-विदेश में घु जगह-जगह पर जाते हैं, अनेकों-अनेकों विद्यार्थियों से मिलते हैं। ऐसी कोई कहानी जो स्टोरी वर्थ टेलिंग हो, वो जानना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हैकाथॉन की जब शुरुआत हुई, हमारे पास जो प्रपोज़ल आया, वो ये था कि पूना म्युनिसिपैलिटी में पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की सप्लाई कहीं कम, कहीं ज़्यादा, जहाँ ज़रूरत कम है, वहाँ पानी की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। जहाँ ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ कम हो रही है। तो कोई एक सिस्टम नहीं था कि पानी किधर से किधर जाना है। तो उस सॉल्यूशन का समाधान वहाँ के छात्रों ने एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूना म्युनिसिपैलिटी को दिया। तो ये आइडिया हमें बहुत अच्छा लगा। इसको लेकर हमने कहा कि जब बच्चे समाज की या जो एक रियल टाइप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, तो क्यों नहीं ये बच्चे देश की प्रॉब्लम्स का, मिनिस्ट्रीज़ की प्रॉब्लम का, सामाजिक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो हमने कहा इस पे एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये आइडिया उस टाइम जो प्रेजेंट वर्तमान में हमारे वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने इसकी शुरुआत की, वो उसको लेके आए। उस टाइम वो परसिस्टेंट सिस्टम में काम करते थे। ही स्टार्टेड विद दिस हैकाथॉन व्हेन ही वाज इन परसिस्टेंट, बट उन्हीं के प्रयासों से, उनके सोच से इस चीज़ को हम लोग आगे लेते चले। हमारा योगदान ये था कि उन्होंने जो हमें सजेशंस दिए, हमने उनको इनकॉर्पोरेट किया, उनके साथ हाथ से हाथ बढ़ मिलाकर ये चले, और आज आप देख सकते हैं कि हैकाथॉन का क्या रूप है। ये हम लोग सब आपस में सब देख ही रहे हैं। जी। जैसा देखने में आया है कि हैकाथॉन इन दिनों चल रहा है, देश के अलग-अलग कोनों में चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इससे अभी भी अछूते हैं। किस तरह से बाकी के विद्यार्थी इस आयोजन का या इस मिशन का, मैं कहूँगा राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बन सकते हैं? देखिए, ये हैकाथॉन बेसिकली देश की प्रॉब्लम, समाज की प्रॉब्लम, किसान की प्रॉब्लम, किसी भी क्षेत्र में अगर प्रॉब्लम हो, रियल टाइप प्रॉब्लम्स के समाधान देने का, और समाधान बच्चों द्वारा, देश के युवा वर्ग द्वारा समाधान देने का एक माध्यम है। अभी जब हमने इस हैकाथॉन को स्टार्ट किया, तो हमने देश में मिनिस्ट्रीज की प्रॉब्लम को लिया। उसके बाद हमने इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम को लिया कि वो डे टू डे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स फील करते हैं, और अगर वो समाधान चाहते हैं, बच्चों से उसका समाधान चाहते हैं, तो वो हमारे साथ अपना प्रॉब्लम को शेयर करें। ऐसे ही हमने जो ग्रामीण अंचल की जो प्रॉब्लम है, उनको लिया। तो इस एक ये माध्यम है, समाज में जिस तरीके की भी प्रॉब्लम्स हैं, उसका समाधान हमारा युवा वर्ग कैसे दे सकता है। इसके दो फायदे हैं। एक तो हमें समाधान मिलता है, दूसरा हमारा युवा वर्ग समस्याओं को जानता है कि हमारे देश में क्या क्या समस्या है, हमारा किसान किन समस्याओं से गुजर रहा है, हमारा ग्रामीण अंचल का आदमी या हमारा रूरल पहाड़ों पर रहने वाला आदमी या ऐसी जगह जहाँ पानी नहीं है, वो किस समस्याओं से गुजर रहा है। तो इन सब चीज़ों को समझता है, सेंसिटिव होता है। तो इस हैकाथॉन के दो फायदे हैं, समाधान मिलता है, दूसरा बच्चा सेंसिटिव होता है समाज और देश के लिए। आगे की तरफ बढ़ते हैं प्रोग्राम में। जैसा मैं देख रहा था कि इसमें दो तरह के एडिशंस हैं, एक सॉफ्टवेयर एडिशन है और दूसरा हार्डवेयर एडिशन है। 36 घंटे लगातार सॉफ्टवेयर की आपने बात की, हार्डवेयर एडिशन क्या है और किस तरह से इसका आयोजन किया जाता है? देखिए, जब हमने ये हैकाथॉन स्टार्ट किया, ये सॉफ्टवेयर एडिशन के रूप में हमने इसको स्टार्ट किया। फिर लोगों के सुझाव आए कि ये सॉफ्टवेयर ही क्यों ना इसमें हार्डवेयर हैकाथॉन भी किया जाए। ये सुझाव बहुत अच्छा लगा, हमने इस सुझाव को लिया और इसको आगे लेकर चले, और हमने हार्डवेयर हैकाथॉन का भी पिछले 3 वर्ष से आयोजन प्रारंभ किया। हार्डवेयर हैकाथॉन में बच्चे प्रोटोटाइप नोडल सेंटर में रहकर बनाते हैं, उनके आइडियाज़ आते हैं, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है। स्क्रूटनाइज करने के बाद उन आइडियाज़ को सेलेक्ट करने के बाद उनको 5 दिन का समय मिलता है। वो
हार्डवेयर हैकाथॉन भी आज ही से स्टार्ट हो रही है, लेकिन वो 36 घंटे की नहीं होगी। वो हैकाथॉन 5 दिन की होगी और वो आज से स्टार्ट होकर 23 तारीख को ख़त्म होगी। तो वो हैकाथॉन भी देश के 11 सेंटर्स में चल रही है और ये एक पहली बार हमने दोनों सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैकाथॉन एक ही साथ स्टार्ट करने का हमने पहला प्रयास है। जी। इसके बाद अलावा हमने गत वर्ष में देखा कि स्कूल के बच्चों का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट करना शुरू किया गया। जूनियर हैकाथॉन का भी इस बार प्रावधान रखा गया है। वो कब और किस तरह से होगा? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लास्ट ईयर हमने एज एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो हैकाथॉन किया था, उसमें हमने सब टीम से अपेक्षा की कि आप एक स्कूल का बच्चा भी लेके आओ, अपनी टीम में रखो। हमारी टीम का फॉर्मेट है कि उसमें 6 लोगों की टीम होती है, उसमें एक गर्ल का होना आवश्यक है। हर टीम में एक गर्ल, मिनिमम एक गर्ल होनी चाहिए। 6 की 6 गर्ल्स हो सकती हैं। लेकिन हमने लास्ट ईयर एक ये प्रावधान किया कि हर टीम में एक स्कूल का बच्चा भी टीम वाले चयन करें। तो उसका उद्देश्य यही था कि स्कूलों में भी इनोवेशन पहुंचे, बच्चों को भी पता चले कि इनोवेशन क्या है। तो उससे स्कूलों में इनोवेशन के बच्चों ने काफ़ी इसमें उत्साह लिया, काफ़ी जागरूकता आई। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक जूनियर हैकाथॉन जो स्कूल्स के लिए होगी, उसका भी आयोजन किया जाए। तो इस साल हम पहली बार स्कूल्स के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए हैकाथॉन करने जा रहे हैं और हो सकता है वो हैकाथॉन हम अगले महीने ही उसकी डेट अनाउंस कर दें, लेकिन ये हैकाथॉन हम इस साल करेंगे। तो ये एक प्रयास, इसमें एक एडिशन किया गया है। जी। दोस्तों, शिक्षा का असली उद्देश्य यही है कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रह जाएं, उसका एप्लीकेशन ढूंढें, और ख़ास तौर से जब एप्लीकेशन सोसाइटी की इमीडिएट नीड्स से जुड़ा हुआ हो। यानी कि जैसा अभी प्रोफेसर राजीव जी ने बताया कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से AICTE के पास, MIC के पास में आती है और फिर उनको बच्चों तक, स्टूडेंट्स तक कम्युनिकेट किया जाता है। फिर वो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, अपने अपने सिनॉप्सिस भेजते हैं और उसमें से आइडेंटिफाइड टीम्स को फाइनल राउंड में काम करने का मौका मिलता है। NEP की मैं तरफ बढ़ना चाहूँगा, चूँकि हम शिक्षा के उद्देश्य की बात कर रहे हैं। तो किस तरह से NEP में एंडोर्समेंट किया गया है इनोवेशन को लेकर के, रीफोकसिंग की गई है एजुकेशन को लेकर? आपने NEP की बात की। NEP में अनुसंधान और इनोवेशन दोनों को विशेष स्थान मिला है। उस प्रक्रिया को आगे ले जाते हुए हमने इनोवेशन को, अगर कोई बच्चा कोई इनोवेट करता है और उसका इनोवेशन एक लेवल तक का होता है, उसको क्रेडिट देने का प्रावधान रखा है। तो एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे बड़ी बात ये कही गई है कि हर चीज़ का क्रेडिटाइजेशन होगा। उस क्रेडिटाइजेशन का मतलब ये है कि उसको उस मेहनत का, उसकी डिग्री में उसका रिफ्लेक्शन क्रेडिट्स के रूप में होगा। तो ये प्रयास हमने किया है और जो बच्चे अपने आइडियाज़ को लेकर आते हैं, हैकाथॉन जैसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको क्रेडिट दिए जा सकते हैं। ये सब प्रावधान NEP में किया है और हमने अपनी तरफ से भी सब कॉलेजेस से निवेदन किया है, सब शिक्षा संस्थानों से निवेदन किया है कि इन प्रयासों को, बच्चों के इन प्रयासों को रिकॉग्नाइज किया जाए और उसका क्रेडिटाइजेशन किया जाए। इतना ही नहीं, इसके अलावा अगर कोई बच्चा इनोवेशन के साथ साथ रिसर्च में भी जाता है और रिसर्च में जाने के बाद उसका कोई पेपर पब्लिश होता है या वो कहीं विदेश में कॉन्फ्रेंस या देश में कॉन्फ्रेंस में जाता है, तो उस चीज़ को भी रिकॉग्नाइज करने का प्रावधान हमने बनाया है और उसका भी उसके डिग्री में, चाहे वो इंटर्नशिप के रूप में उसको हम कायम लागू कर पाते हैं, उसको हम काउंट कर पाते हैं। ये सारा का सारा हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर पूरा का पूरा ये छोड़ा है कि उसको उसका महत्व देना है और उसके क्रेडिट्स को काउंट करना है। यानी कि कहा जा सकता है कि NEP की शुरुआत 2020 के बाद हुई, लेकिन समाज की और देश की आवश्यकताओं को समझते हुए इनोवेशन कल्चर को शुरू से ही प्रमोशन 2017 से देना शुरू कर दिया था AICTE ने। मैं जानना चाहूँगा राजीव सर कि किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक प्राइज मनी नहीं हो तो बच्चे मोटिवेट नहीं होते हैं। तो पहला सवाल तो ये रहेगा कि किस तरह की इसमें फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स की व्यवस्था है? जब बच्चे अलग अलग देश के कोनों से जब किसी नोडल सेंटर पर जा रहे हैं, तो क्या किसी तरह का आर्थिक भार उन पर या उनके माता पिता पर रहेगा? आपसे जानना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया।
जो बच्चे हैकाथॉन में सेलेक्ट होते हैं फिनाले के लिए, ग्रैंड फिनाले के लिए, उनका सारा आने जाने का खर्च भारत सरकार वहन करती है। उसके बाद इस वर्ष से उनके रहने का, उनके खाने का लोकल जो एक्सपेंडिचर है वो होस्ट इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हम यहाँ स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट और रामथान में बैठे हैं, तो यहाँ पर बच्चों के खाने का, रहने का जो प्रबंध है इस संस्थान ने किया है। जो बच्चे इसमें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक प्राइज बनी है वो है 1 लाख रुपए। जो बच्चा उसमें विनर होगा उसको 1 लाख रुपए कैश प्राइज के रूप में दिया जाता है। ये प्रावधान भारत सरकार की तरफ से किए गए हैं और ये प्रावधान जब से हैकाथॉन प्रारंभ हुई थी तब से ही चल रहे हैं, और इसलिए बच्चों के माता पिता पर इसका कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ता, बल्कि जो बच्चे प्राइज मनी नहीं भी जीतते हैं या विनर नहीं होते हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाता है। सर्टिफिकेशन पार्टिसिपेशन बोलते हैं उसको। उस सर्टिफिकेट का महत्व आज की तारीख में एक बहुत बड़ी इंटर्नशिप से भी ज़्यादा है। तो बच्चों के लिए फाइनल में पार्टिसिपेट करना एक बहुत गर्व की बात है, एकेडमिकली भी और प्रोफेशनली भी। जो विद्यार्थी विजेता होते हैं या जो जीत नहीं पाते लेकिन आइडियाज़ में उनकी पोटेंशियल है, क्या किसी तरह की उनकी हैंड होल्डिंग की कोई व्यवस्था है कि वो आगे उसका रोबस्ट प्रोटोटाइप बना सकें या स्टार्टअप की तरफ जा सकें? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जो बच्चे विनर होते हैं और जो बच्चे जिनके आइडिएशन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो ज्यूरी आती है इनको प्रॉब्लम को इवेल्युएट करने के लिए, वो उस मिनिस्ट्री की हो या उस इंडस्ट्री का उसमें एक आदमी हो जहाँ से हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिला है, और हम उनसे अपेक्षा करते हैं, उनसे प्रयास करते हैं कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, उस विनर को वो लोग आगे तक लेके जाएं। इसके अलावा AICTE भी अपने आप 10 लाख तक की सपोर्ट स्टार्टअप के लिए, इस चीज़ को आगे तक ले जाने के लिए कुछ टीमों को देता है। अब तक करीबन 80 टीमों को AICTE अपने रिसोर्सेज से इस सपोर्ट कर चुका है। ये तो रही बात भारतवर्ष में आयोजित होने वाले हैकाथॉन की। जैसा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमने बढ़ोतरी की है, क्या हमारी ये पहल दूसरे देशों को भी आकर्षित करने में सफल हो पाई है? बिल्कुल सही। हमारी इस पहल को भारत में तो सफलता मिली ही है, लेकिन हमारे आसपास के देशों जैसे सिंगापुर, एशियन कंट्रीज़ और अफ्रीकन कंट्रीज़, इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया, और इनके साथ सबसे पहली इंटरनेशनल हैकाथॉन सिंगापुर के साथ हुई। उसके बाद हैकाथॉन हमारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ हुई, एशियन कंट्रीज़ के साथ हुई। तो ये हैकाथॉन का सफ़र अब नेशनल ना होकर ये इंटरनेशनल बनता जा रहा है, और इस हैकाथॉन को इंटरनेशनल लेवल पे अभी हमारे पास और बहुत से कंट्रीज से भी प्रपोजल आए हुए हैं। हम उनको एग्जामिन कर रहे हैं कि हम किस तरीके से उनके साथ हैकाथॉन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद भारत सरकार निर्णय लेगी कि इनको कितने लोगों के साथ किया जा सकता है। तो ये एक हैकाथॉन अब एक इंटरनेशनल इवेंट बनती जा रही है। पॉलिसी तभी अच्छी होती है जब उसमें इंक्लूसिवनेस की बात हो। हैकाथॉन में स्पेशली विमेन को लेकर के किस तरह से इंक्लूसिव अप्रोच रखी है, उनका पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हर टीम में एक बच्ची का होना आवश्यक है, एक लड़की का होना आवश्यक है। इसके अलावा इस बार 55 ऐसी टीम हैं कि जिसमें केवल 6 की 6 लड़कियां हैं। 6 लड़कियां हैं और 2 मेंटर्स हो गए, 8 लोग एक टीम में हो गए। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी शुरुआत है। मैंने अभी SKIT में सेंटर में विजिट किया, जब सबसे इंटरेक्ट किया तो मैंने देखा कि हर टीम में मिनिमम 3 लड़कियां जरूर थी। तो एक लड़की हमारी तरफ से है, लेकिन उसके अलावा 2 लड़कियां और हैं। तो एक लड़की, अगर आप देखें तो इस बार हमने 1280 टीम्स हैकाथॉन में आई हुई हैं, उनमें करीबन
3,500 लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये बहुत बड़ा एक रेशो है, क्योंकि अपनी जगह से दूसरी जगह तक जाना होता है। अभी बहुत सी जगह माता पिता अपनी बच्चियों को भेजने में थोड़ा संकोचित होते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे रेशो बढ़ती जा रही है। माता पिता का भी कॉन्फिडेंस, बच्चों का कॉन्फिडेंस, इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये संख्या कम से कम 50% होगी। देखने में आता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में उनका कम मन लगता है, लेकिन हैंड्स ऑन स्किल्स उनकी ज़बरदस्त होती है। वो ऐसे ऐसे चमत्कारिक तौर पर इनोवेशन लेकर के आते हैं जो इमीडिएट नीड को कैटर कर देते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए किस तरह की व्यवस्था की गई है एजुकेशन पॉलिसी में कहें या एआईसीटी के द्वारा? ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन के रूप में जानते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पूरे प्रावधान किए हुए हैं। उन प्रावधानों को आगे ले जाते हुए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क भारत सरकार ने घोषित किया है। उसमें अगर कोई बच्चा जिसकी किसी क्षेत्र में महारत है, जैसे कि कोई बच्चा क्वांटम कंप्यूटिंग में उसने काफ़ी अच्छा काम किया है, या आईओटी में कोई अच्छा काम किया है और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है, तो ऐसे बच्चों को उनका असेसमेंट कर कर आप एक लेवल पर या डिग्री के बीच में आप एंटर करा सकते हो। ये प्रावधान शिक्षा नीति में किया गया है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में पूरा का पूरा समाधान है। तो कोई बच्चा अगर अपना इनोवेशन की वजह से बीच में अपनी डिग्री छोड़ देता है, पढ़ाई छोड़ देता है, तो कुछ समय बाद फिर दोबारा से आकर वहीं से पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है। ये प्रावधान भी अब कर दिया गया है। ये शिक्षा नीति में हमें इसमें प्रावधान था, लेकिन इसके लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क द्वारा इसमें प्रावधान कर दिया गया है, और शिक्षा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को निर्देश दिए गए हैं कि इस टाइप का प्रावधान वो अपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में बनाएं, जिससे कि जो बच्चे बीच में शिक्षा छोड़ गए किसी वजह से, चाहे वो इनोवेशन की वजह से हो, चाहे वो फाइनेंशियल नीड की वजह से हो, चाहे फैमिली के हालात की वजह से उनको शिक्षा बीच में छोड़नी पड़ी हो, और वो दोबारा आकर शिक्षा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसी लेवल से अपनी शिक्षा को स्टार्ट कर सकते हैं। ये प्रावधान भारत सरकार ने शिक्षा में कर दिया है, और इसकी घोषणा भी हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में विकसित भारत बाय 2047 की बात रखी। किस तरह से शिक्षा के जरिए या इनोवेशन के जरिए हम विकसित भारत की कल्पना को मूर्त रूप दे सकते हैं? विकसित भारत जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि 2047 तक भारत विकसित कहलाए, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अगर आप देखा जाए, अगर आप बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को देखें, तो मैंने जैसे आज इंटरेक्शन किया, बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अपनी बात को कन्वे करने में, अपने सॉल्यूशन को देने में अपने आप में बताता है कि हमारा देश किस डायरेक्शन में जा रहा है। जहाँ तक 2047 विकसित देश होने की बात है, अगर आप इनोवेशन इंडेक्स में देखें, हम आज 40वें स्थान पर हैं, और इसी स्पीड से जैसे कि हम पिछले 6 साल में बढ़े हैं, और जिस तरीके से देश में एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हमें आशा है कि 2047 तक हम विश्व में 6ठे स्थान पर इनोवेशन इंडेक्स में होंगे। ऐसे ही भारत का स्थान, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो पेटेंट्स हो, किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो वो हम उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है, प्रधानमंत्री की परिकल्पना तो 2047 तक है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम इससे पहले उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। प्रोफेसर राजीव जी, जैसा पॉलिसी की बतौर शुरुआत की गई थी, हमने पहले हायर एजुकेशन में इनोवेशन को लेकर के पॉलिसी लेके आई, फिर धीरे धीरे स्कूल की तरफ हमने पायदान आगे की तरफ बढ़ा, लेकिन सबसे पहला स्कूल है घर। किस तरह से पेरेंट्स इसका पार्ट हो सकते हैं, किस तरह का घर का एनवायरनमेंट हो कि जिससे कल्चर ऑफ इनोवेशन फर्स्ट स्कूल से शुरू हो सके? बिल्कुल ठीक है।
हमारे घर पहला पाठशाला होती है, माँ हमारी पहली अध्यापिका होती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं घर में बच्चों के साथ टोका टोकी, आप ये करो, ये मत करो, उसके ऊपर बहुत हम कंडीशंस लगाते हैं। मेरे ख्याल से वो एक बच्चे के अंदर की प्रतिभा को रोकने में काफ़ी काम करती है, तो इस चीज़ को हमें बदलना होगा। स्कूल में भी अगर आप देखा जाए तो जब बच्चा स्कूल में जाता है, केजी में होता है, तो वो टीचर की उंगली के हिसाब से एक्ट करता है। अभी हमने अब से 5 साल पहले एक स्टडी कराई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। उस स्टडी में जो बात निकल कर आई थी कि भारत का बच्चा जब स्कूलिंग में होता है तो उसका लेवल काफ़ी डाउन होता है, आईक्यू लेवल काफ़ी डाउन होता है, और जो जैसे ही वो बच्चा कॉलेज में पहुंचता है उसका लेवल बढ़ने लगता है, लर्निंग लेवल बढ़ने लगता है। उसका रीज़न उस स्टडी में ये था कि स्कूल्स में बहुत क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में बच्चे की शिक्षा दी जाती है, और जैसे ही बच्चा स्कूल से निकलकर कॉलेज में आता है तो ओपन एनवायरनमेंट में पहुंचता है। ओपन एनवायरनमेंट में जब वो लर्न करता है तो उसका लर्निंग ग्राफ काफ़ी फास्ट होता है। तो ये रिकमेंडेशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एआईसीटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक प्रोजेक्ट उनको दिया था, उसमें उनकी रिकमेंडेशन थी। तो इसका मतलब यही है कि हम स्कूल में या अपने घर में जब बच्चा छोटा होता है उसको बहुत क्लोज एनवायरनमेंट में रखते हैं, उस पर बहुत रोका टोकी, ये करो, ये मत करो, ये इस टाइप की बहुत सी चीज़ें हम उस पर लगा देते हैं। तो मेरा सभी माता पिताओं से जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, घर पर हैं, उनको जो कुछ करना चाहते हैं वो करने दें, उनकी प्रतिभा को बाहर आने दें, तो वो कल जाकर देश के एक बहुत बड़े इनोवेटर बन पाएंगे। और भारत सरकार की नीतियाँ आगे बहुत सपोर्टिव हैं, आपको ऐसे बच्चों को आगे ले जाने में बहुत सपोर्टिव हैं। अगर वो बच्चे पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत क्लास में नंबर कम लाते हैं तो उनके प्रति उनके आगे जाने के मार्ग कोई रुकते नहीं है बल्कि और खुलते हैं। तो मेरा सब पेरेंट्स से इस प्रोग्राम के माध्यम से निवेदन है कि ऐसे बच्चों की प्रतिभाओं को आगे निकलने दें और उन पर रोक टोक बहुत कम लगाएं। महती जानकारी आपसे मिली प्रोफेसर राजीव जी, और बातचीत में पता ही नहीं चला समय कब आखिरी पड़ाव तक आ गया है। चलते चलते आपसे निवेदन है कि आप हमारे युवाओं को संदेश दें जिससे राष्ट्र निर्माण में उनकी इम्पोर्टेंट जो रोल है, सिग्निफिकेंट रोल है, वो सार्थक हो सके। पुनीत जी, आज की तारीख में हमारा युवा बहुत जागरूक है, केवल उसको दिशा देने की एक आवश्यकता है। वो दिशा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, नई शिक्षा नीति और भारत सरकार की जो नीतियां हैं उससे हमारे युवा वर्ग को मिल रही है। मेरा अपने युवा वर्ग से यही एक संदेश होगा कि वो जो उनके मन में है, जो वो करना चाहते हैं वो करें। कॉलेज में, टेक्निकल एजुकेशन में करिकुलम इतना इस तरीके से रिवाइज किया गया है कि बच्चे जो अपने मन में है, जो उसकी प्रतिभा है, उसको वो आगे ले जाने का पूरा प्रावधान हमने टेक्निकल एजुकेशन के करिकुलम में किया है। अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग करते करते अगर उसको लगता है कि मैं म्यूज़िक मेरा छूट गया है, तो वो म्यूज़िक में भी कुछ कोर्स कर कर उसके भी क्रेडिट अर्न कर सकता है। तो ये प्रावधान हमने पूरा का पूरा किया है। हमने हर क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं छोड़ी है। जहाँ भी उसकी प्रतिभा है उसका वो लाभ उठा सकता है। मैं कहूँगा कि भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का हमारे युवा लाभ उठाएं और अपने मन और अपने दिल में जो कुछ करना चाहते हैं, जो उनके मन में जिज्ञासा है, वो जरूर करें। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस ज़रूरत है आपको अपने आप को पहचानने की और थोड़ा संवेदनशील होने की कि आसपास के माहौल में क्या चल रहा है उसे देखें, उन समस्याओं को से अवगत हों और अपनी पढ़ाई का उसमें इस्तेमाल करते हुए क्या समाधान आप सामने लेके आ सकते हैं। और बस स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2024 आपका इंतजार कर रहा है। और फिलहाल के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रोफेसर राजीव कुमार जी का। आपने हमारे साथ दूरदर्शन के इस प्रोग्राम में, खास प्रोग्राम में समय निकाला और ज़रूरी जानकारी शेयर की, और इस रिक्वेस्ट के साथ कि आप भविष्य में हमारे निवेदन को पुनः स्वीकार करेंगे और जब हम आपसे निवेदन करेंगे आप स्टूडियो में मौजूद रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।